नमस्कार देवी और सज्जनों, हमारे डॉक्टर श्री रंजन प्रसाद के साथ में और हम चर्चा कर रहे हैं श्री रंजन प्रसाद टेल जी से। इनसे विचार विमर्श करेंगे कि इन्होंने ये झंडा किस कारण से लगाया है और इसके पीछे कारण क्या है। तो बताएंगे हमारे श्री रंजन प्रसाद जी इसके बारे में। हरिओम। समस्त प्राचीन ज्योतिष आचार्यों को प्रणाम। हमारे प्राचीन ज्योतिष में बहुत से प्रकार का फलित का वर्णन है, जिसमें बराह मिहिर द्वारा लिखित एक ग्रंथ है, इसी बृहत संहिता जो मैं अपने हाथ में लिए हुए हूँ, बृहत संहिता। इसमें बहुत सी जो हमारे मौसम की संभावना, मौसम की भविष्यवाणी, इन सबका इसमें ज्ञान दिया हुआ है कि हम कैसे मौसम की याद करें कि इस वर्ष बारिश कैसी होगी, धूप कैसी होगी, इन सब का वर्णन है। इसमें जो अध्याय है आषाढ़ी योग अध्याय। आषाढ़ी योग अध्याय का अर्थ होता है कि आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है उस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो। इसमें कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं आचार्य जी ने कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा हो और सूर्य अस्त होने वाला हो, उस समय हमें एक झंडा लगाना पड़ता है। उस झंडे से हमें ये ज्ञात करना पड़ता है कि किस दिशा की वायु चल रही है और अलग अलग दिशाओं से वायु का चलना, उसके अलग अलग संभावनाएं हमारे आचार्य जी हमारे इस ग्रंथ में वर्णन करते हैं। जैसे उन्होंने बताया है कि निष्पत्तिर अग्नि कोपो पृष्ठर मंदात मध्यमा श्रेष्ठा और बहुजल पवना पुष्टा शुभाचा पूर्वा दिव्य पवने। 8 दिशाएं होती हैं। पहली दिशा है पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा के बारे में आचार्य जी कहते हैं, आचार्य बराह मिहिर जी कहते हैं कि यदि पूर्व दिशा, हमारी पूर्व दिशा जैसी ये है जी, तो पूर्व दिशा से यदि वायु चलती है जी, तो उस वर्ष उत्तम धान होते हैं। जब उत्तम धान कब होंगे? तब अच्छी फसल अच्छी होगी। पूर्व दिशा। इसके बाद आती है आग्नेय दिशा। यदि आग्नेय दिशा से वायु इस समय चलती है इस योग में, तो उस समय अग्नि का प्रकोप रहता है, अर्थात बारिश कम होती है। आग्नेय दिशा के बाद यदि हम इस दिशा की बात करें कि मेरा जो हाथ है पीछे दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण दिशा की यदि हवा चले तो थोड़ी वृष्टि होती है। इसके बाद आता है ये हमारा जो आएगा कोण आएगा, ये नैऋत्य कोण है। नैऋत्य मध्य कहलाए। हाँ, ये दक्षिण एवं पश्चिम का जो कोण है इसे नैऋत्य कोण बोलते हैं। पितरों की दिशा होती है। यहाँ मध्यम वृष्टि का वर्णन बराह मिहिर जी करते हैं। पश्चिम दिशा, ठीक पश्चिम, अभी सूर्य से अस्त होने वाला है, ये पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा की हवा चले तो उत्तम वृष्टि। तो उसके बाद आती है वायव्य। ये जो कोण आएगा पश्चिम और उत्तर के मध्य का, ये वायव्य। यदि वायव्य से ऐसी वायु चलती है उस समय जो है अधिक वृष्टि भी होगी और साथ में वायु भी चलेगी, माने तूफान भी आएगा और बारिश भी होगी। अब चलते हम उत्तर दिशा। उत्तर दिशा सामने पड़ती है। यदि उत्तर दिशा की हवा चले तो सुंदर वृष्टि, और उत्तर और पूरब के बीच में ईशान कोण है, तो उधर से यदि हवा चलती है तो उत्तम वृष्टि का वर्णन इस प्रकार से बराह मिहिर जी कहते हैं। इस विचार से आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा झंडा जिस दिशा में लहरा रहा है, हाँ, उसके हिसाब से इस बार की जो बारिश है, हाँ, वो मध्यम वर्ग की रहेगी। नहीं, अभी देखते हैं अपन, अभी सूर्यास्त होने वाला है। अच्छा, देखो उन्होंने शर्त रखी हुई ये डिसाइड होगा जब सूर्यास्त होगा। हाँ, उस समय की वायु को अपन जी उस पर अपन विशेष गौर से देखेंगे किस दिशा की वायु चल रही है। ये भी तय है कि जिस दिशा की वायु चलेगी जी, उसके ठीक विपरीत अपना झंडा कुदरत के ऊपर, हाँ, कुदरत के ऊपर है। ठीक उस समय उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा, सूर्य अस्त होने वाला हो एवं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा हो। तो एक और मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो ये जो मतलब जो अपना इसका जो है ना अध्ययन का समय साल में एक ही बार आता है क्या? बराह मिहिर जी ने ये आषाढ़ में ऐसे 3 इन्होंने बताए हुए हैं। एक स्वाति नक्षत्र का वर्णन है जी, एक उत्तराषाढ़ा का और एक रोहिणी नक्षत्र का। तो क्योंकि इस वर्ष ये 2 तो जो अवसर थे मैं चूक गया हूँ, लेकिन आज चूंकि अवसर बचा हुआ है, ये अंतिम अवसर है इस वर्ष का। बिल्कुल हाँ, कि आज का निश्चित दिन होता है। और हमारे भारत में बहुत जगह परंपराएं हैं। हमारे जो प्राचीन ज्योतिषाचार हैं, मौसम विज्ञान तो अभी आ गया है, अभी हो सकता 10, 20, 50 या 100 साल भी बोल सकते हैं विदेशों में, लेकिन हमारे प्राचीन आचार 1000 वर्ष से इसी प्रकार से बारिश का
अग्नि का या अन्य प्रकार की जो अध्ययन करते थे, भविष्यवाणी भी करते थे, ताकि किसान और जनमानस उसके प्रति सचेत रहे। मतलब इसका उद्देश्य लोग बोलते भय नहीं है, सचेत करना है, ताकि आप पहले से तैयार रह सकें। तो आगे भी वर्णन है, एक बात चक्र अध्याय भी वर्णित है, उसमें उन्होंने विस्तार से बताया जी कि यदि जिस आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन यदि पूर्व से वायु चलती है, उस वर्ष में सब जगह नीले वर्ण वाले मेघों से युक्त शारदीय धान्यों की समृद्धि से मंडित और वसंत ऋतु के अति समृद्धि युक्त धानों से भूषित सारी पृथ्वी शोभित होती है। यदि पूर्व से वायु चलती है इस समय, तो पूरी पृथ्वी पर, या कम से कम अपने देश की हम बात करें या राज्य मध्य प्रदेश की बात करें, तो धान्य की बहुत अच्छी उत्पत्ति होती है यदि पूर्व दिशा की वायु चलती है। आगे उन्होंने अग्नि दिशा का बल, जो आग्नेय से यदि हवा चलती है, उसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि उस वर्ष प्रज्वलित पृथ्वी अपनी शारीरिक उष्ण उच्छ्वास के द्वारा भस्मों को वमन करती है। वमन मतलब होता है उल्टी करना। और इस वर्ष जो हमारा वातावरण है वो उल्टी काहेगी करेगा, अग्नि की। जब अग्नि की गर्म वातावरण, गर्म वातावरण रहेगा और पृथ्वी पर वृष्टि का अभाव होगा, अग्नि का भय रहेगा, जगह जगह अग्निकांड भी होंगे और प्रजाओं का नाश भी हो सकता है और खून खराबा भी हो सकता है, क्योंकि अग्नि से दिमाग गर्म होता है, घटना होती है। आगे बताते हैं कि दक्षिण से यदि वायु चलती है तो इसमें ताल रूप अंकुश से ताड़ित हस्ती की तरह मेघ कृपण मनुष्य की तरह, कृपण मतलब होता है कंजूस आदमी, कंजूस आदमी धीरे धीरे कम खर्च करता है, पर जो बादल है हमारे वो कंजूसी से बारिश करते हैं यदि दक्षिण की हवा चलती है। बिल्कुल मध्यम बहुत कंजूसी से। और इसके बाद आता है कि यदि नैऋत्य से वायु चलती है तो भूख प्यास से मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों के टुकड़े की विस्तृति से भार से व्याप्त पृथ्वी उन्मत्त, अर्थात पृथ्वी पर अकाल होगा। बहुत से लोग मरते हैं, बोलते हैं जगह जगह हड्डी मलेंगी। पश्चिम की यदि वायु चलती है इस समय तो धान्यों से राजाओं, हाँ धान तो अच्छे होंगे, लेकिन राजाओं के युद्धों से व्याप्त युद्ध की संभावना रहती है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया हुआ है। जगह जगह पर निरंतर वसा मतलब मांस कब मिलेगा, जब युद्ध होंगे। ये पश्चिम दिशा का वर्णन है। यदि वायव्य दिशा से वायु आज चलती है तो उस वर्ष में जल की धारा से आनंदित अति शब्द करने वाले मेंढकों से युक्त धान्यों की बीजुत उत्पत्ति रूप से चिन्हों से मंडित पृथ्वी पर सुखों की अधिकता के कारण भाग्य सेना की तरह पृथ्वी को जानना चाहिए। मतलब अच्छी उत्पत्ति होगी, बारिश भी अच्छी होगी, जल की कमी नहीं रहेगी, जनता जनार्दन है वो प्रसन्न रहेंगे। अब उत्तर के बारे में बताते हैं विस्तार से। यदि उत्तर से वायु चलती है, उत्तर की तरफ हवा चले, तो उस वर्ष में बिजली से उत्पन्न संपूर्ण कांतियों का स्वरूप ज्ञान होने के कारण उद्यम युद्ध उन्मत्त की तरह मेघों से नष्ट चंद्र कण वाली पृथ्वी को जल से पूर्ण होता है। मतलब इतनी बारिश होगी कि पृथ्वी ढकेगी, मतलब जो हमारे नदी तालाब हैं भर जाएंगे। और यदि ईशान से यदि वायु चलती है तो आषाढ़ शुक्ल यदि पूर्णिमा के सूर्यास्त के समय ईशान से यदि वायु चलती है, उस वर्ष में पूर्ण रूप जल रूप यौवन से पके हुए धान्यों से व्याप्त पृथ्वी होती है, अर्थात बहुत अच्छी धन धान्य होते हैं, जनता जनार्दन प्रसन्न रहती है, समृद्धि। हाँ, धर्मात्मा और शत्रुओं को अपने बस में करने वाले राजा लोग ब्राह्मण आदि वर्णों की सुचारू रूप से रक्षा करते हैं। इससे भी सिद्ध होता है उस वर्ष लड़ाई झगड़ा कम होंगे, बल्कि ये ज्ञान विज्ञान पर चर्चाएं होंगी। इस प्रकार से हमारे बराह मिहिर जी आज का जो मुहूर्त है, विशेष मुहूर्त, उसके बारे में वायु के आधार पर भविष्यवाणी या जो मौसम विज्ञान उस आधार पर वर्णन। हाँ, तो मित्रों वो समय आ गया है जिसका हमें इंतज़ार था। वर्ष में अस्त होने ही वाला है और यहाँ पर हमारा झंडा लहरा रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे सामने पूर्व है, पूर्व के बाद जस्ट हमारे पीछे पश्चिम, यहाँ पर उत्तर, ये दक्षिण, यहाँ पर ईशान, आग्नेय, नैऋत्य एवं वायव्य दिशा है। इस प्रकार हम यदि दिशाओं के आधार पर देखते हैं तो हमारा जो झंडा लहरा रहा है दक्षिण और पश्चिम के मध्य, अर्थात नैऋत्य दिशा की तरफ झंडा भी लहरा रहा है। जब नैऋत्य की तरफ झंडा लहरा रहा है, इसका अर्थ है कि वायु अभी ईशान की तरफ से आ रही है। इस पर बराह मिहिर जी कहते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय यदि ईशान दिशा से वायु चलती है
उस वर्ष में पूर्ण जल रूप एवं से युक्त पके हुए धान्यों से व्याप्त पृथ्वी होगी, माने बारिश बहुत अच्छी होगी। पृथ्वी पर धान्य की उत्पादन है बहुत अच्छा होगा। धर्मात्मा और शत्रुओं को अपने बस में करने वाला राजा लोग ब्राह्मण आदि वर्णों की सुचारू रूप से रक्षा करेंगे। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि हमारे ग्रंथ कहते हैं कि इस प्रकार की वायु यदि इस समय चलती है तो धर्म की वृद्धि होगी एवं शत्रुओं को वश में करने वाला राजा, अर्थात शत्रुओं की भी कमी होगी। यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय शत्रु हमारे देश को परेशान कर रहे हैं तो वो हमारे देश के राजा के वश में होंगे, अर्थात हम विजयी होंगे, हमारा भारत देश विजयी होगा और उनको सामने झुकना पड़ेगा। तो आज ये अपना प्रयास है जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने ग्रंथों में वर्णित किया है, तो हमारा एक कर्तव्य है कि उस पर प्रयोग भी होते रहें, क्योंकि उन्होंने प्रयोग के लिए ही लिखा है कि पहले आप प्रयोग करें और जनमानस में इसको प्रचारित करें ताकि लोग उससे ज्ञान से परिचित हों, उसका लाभ लें, या किसी वर्ष कुछ विपरीत गुण दिख रहे हैं तो सावधानी भी रखें। तो जैसे हमारा वर्तमान में विज्ञान है तो हमारा भारत देश तो वह देश है जिसमें हजारों वर्ष से सभी विभागों में विज्ञान काम कर रहा है। इस प्रकार इस वर्ष का जो फलादेश आ रहा है तो सकारात्मक है। वर्षा बहुत तेज नहीं होगी, मध्यम होगी, अच्छी होगी, सुखद वाली होगी, किसानों के हितकारी होगी, किसानों को हितकारी होगी एवं धर्म की भी वृद्धि होगी और ज्ञान विज्ञान में भी देश में उन्नति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंतर इस प्रकार से हमारे ऋषियों के ज्ञान पर चर्चा भी करते रहेंगे, शोध भी करते रहेंगे। ऐसा हमारे ऋषियों ने हम लोगों को मार्गदर्शन भी किया है कि इसको आप जनमानस में प्रचारित करें, क्योंकि इनका उद्देश्य ही सर्व जन कल्याण ही है। पदम जी आज भी आपने भी साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।